नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आगामी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025 के बारे में। सभी लोग वेट कर रहे हैं इस भर्ती का और जल्दी इसका विज्ञापन भी दोस्तों जारी होने वाला है। कई अभ्यर्थी हैं जो कि पहली बार इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं। उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, उसको लेकर वे लोग लगातार मुझे मैसेज करते रहते हैं। आज हम दोस्तों आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी शैक्षिक योग्यता क्या रहती है, आयु सीमा, शुल्क क्या रहने वाला है, पुरानी भर्ती और इस भर्ती में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। तो नए अभ्यर्थी जरूर इसको देखें। इवन जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले भी फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए भी यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और सबसे पहली बात, पूरी वीडियो को देखा करें, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि मैं जैसी वीडियो डालता हूँ कई सारे लोग कमेंट करने लग जाते हैं, जबकि उन कमेंट्स के जवाब ऑलरेडी वीडियो में मौजूद रहते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर कुछ और रह जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी सवालों के आंसर दूं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन दोस्तों जारी किया गया था। उस समय पर प्रवक्ता सेवा नियमावली 2020-21 दोस्तों वहाँ पर प्रख्यापित थी और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला था। उसमें 2 चरण दोस्तों हुआ करते थे, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम प्लस मुख्य परीक्षा दोस्तों हुआ करती थी। जो अभ्यर्थी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे वे लोग मुख्य परीक्षा देते थे और मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही दोस्तों जो अंतिम चयन सूची है वो प्रकाशित की जाती थी। लेकिन वर्तमान में प्रवक्ता सेवा नियमावली में दोस्तों परिवर्तन किया गया और ये जब ये परीक्षा प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान ही दोस्तों किया गया और प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली 2025 दोस्तों प्रख्यापित की गई है, जिसके अकॉर्डिंग अब प्रवक्ता में कोई भी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल विषय आधारित परीक्षा यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि दोस्तों जो चरण है वो केवल एक रहेगा, एक चरण में दोस्तों ये एग्ज़ाम रहने वाला है, जो कि पिछली भर्ती से एक बहुत बड़ा बदलाव दोस्तों यहाँ पर है। इसमें आपसे केवल और केवल आपके विषय आधारित दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि केवल एक चरण में आपसे मुख्य परीक्षा दोस्तों पूछी जाने वाली है। और अभी हाल में ही यूकेपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका सिलेबस भी दोस्तों अपलोड कर दिया है, जो कि मुख्य परीक्षा के समान ही है। बस परीक्षा पैटर्न में अंतर किया गया है। मुख्य परीक्षा में एक पेपर ना होकर इस बार आपके 2 पेपर दोस्तों रहने वाले हैं और दोनों पेपर आपके सब्जेक्ट पर आधारित रहने वाले हैं। जैसे कि अगर आप गणित के लिए प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो दोनों गणित के ही पेपर होंगे और 150 मार्क्स के ये पेपर रहने वाले हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाने वाले हैं। इस पर डिटेल वीडियो दोस्तों मैं आपको पहले भी बना चुका हूं, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने आपको लेटेस्ट सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रवक्ता भर्ती की शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और क्या क्या दोस्तों इसमें बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहला बदलाव तो यही है कि दोस्तों ये जो प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली 2025 है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये परीक्षा रहने वाली है। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल दोस्तों आपकी मुख्य परीक्षा दोस्तों रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो परीक्षा है, स्क्रीनिंग परीक्षा है दोस्तों, वो इस बार आपको नहीं देखने को मिलेगी। केवल और केवल आपको विषयवार लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहने वाली है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव की, वो है दोस्तों रिक्तियों की संख्या। 2024 में दोस्तों जो भर्ती निकली थी उसमें 613 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली थी, जिसमें सामान्य शाखा के 550 पद थे। वहीं महिला शाखा में दोस्तों आपके 63 पद थे। लेकिन वर्तमान में पदों की संख्या दोस्तों बढ़ाकर 808 हो चुकी है, जिसमें अभी सामान्य शाखा और महिला शाखा का विवरण मिलना बाकी है। जब वो एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तभी आपको पता चल पाएगा। लेकिन 808 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकलनी फिलहाल कन्फर्म है। इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य, कृषि और गृह विज्ञान, तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 16 पदों के लिए 16 सब्जेक्ट्स के लिए दोस्तों ये भर्ती यहाँ पर निकली थी। वर्तमान में एक परिवर्तन दोस्तों किया गया है, एक सब्जेक्ट और पर आने वाली भर्ती वो है मनोविज्ञान। अभी दोस्तों आपको दिखाऊंगा भी मैं। तो फिलहाल पहले 16 पदों पर दोस्तों भर्ती थी, अब यहाँ पर गृह विज्ञान नहीं दिख रहा। तो ये महिला शाखा में दोस्तों देखेगा आपको, महिला शाखा में 7 पद निकले थे
और महिला शाखा में अगर आप देखा जाए तो 7 पद दोस्तों आपके गृह विज्ञान के दोस्तों निकले थे, तो गृह विज्ञान के 7 पद थे। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर जो 16 सब्जेक्ट्स है उन पर भर्ती ये निकलती थी, इस बार 17 पर ये भर्ती निकलने वाली है। अब अभ्यर्थियों के ज़्यादातर सवाल रहते हैं कि क्या हम एक से अधिक सब्जेक्ट्स में आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ, अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा और विषयों हेतु आवेदन कर सकता है। यानी कि महिला शाखा, सामान्य शाखा, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किन्हीं 2 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको शुल्क अलग अलग जमा करना पड़ेगा। देखिए लाइन पढ़ेंगे, आप आवेदन कर सकते हैं अलग अलग शाखाओं के लिए, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन एक ही होगा। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा में ही अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं वो दोनों शाखाओं में कर सकते हैं अप्लाई, महिला शाखा और सामान्य शाखा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। अगर आप एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क आपको पृथक पृथक रूप से यहाँ पर जमा करना होगा। शुल्क इसमें 150 रुपये पड़ता है। तो अगर आप 2 विषयों के लिए आवेदन जमा कर रहे हैं तो फिर आपको 150 प्लस 150 यानी कि 300 रुपये दोस्तों यहाँ पर आपको जमा करने होंगे। अब दोस्तों जान लेते हैं प्रवक्ता पद के वेतनमान के बारे में, पद का स्वरूप कैसा रहेगा और आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो प्रवक्ता संवर्ग का पद है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग में दोस्तों आपकी जॉब लगने वाली है। पदों का विवरण मैंने पहले ही बोला, 808 पद दोस्तों यहाँ पर रहने वाले हैं। लेवल दोस्तों आपका 8 है, 4800 ग्रेड पे का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा स्केल होता है दोस्तों। पद का स्वरूप अराजपत्रित रहता है, अस्थायी रहता है, और आप एनपीएस के अंतर्गत आएंगे। एनपीएस या यूपीएस जो भी आगे जाके लो, तो मतलब आप मान के चलिए कि अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आप लोग आने वाले हैं। आयु सीमा दोस्तों रहेगी 21 से 42 वर्ष। अब यहाँ पर ज़्यादातर दिक्कत लोगों को यही है कि जो अभ्यर्थी तत्समय पर, यानी कि जब 2024 में फॉर्म भरा था तब उस समय पर उनकी आयु ऑलमोस्ट 42 साल होने वाली थी, और वे लोग अब के समय पर ओवर एज हो चुके हैं। तो क्या उनको इसका बेनिफिट मिलेगा? तो देखिए उनको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो आयु की विनिश्चायक तिथि रहेगी दोस्तों वो यहाँ पर यही रहने वाली है, 1 जुलाई 2024। तो उस समय पर 1 जुलाई 2024 थी, तो इस बार भी इसको कट ऑफ डेट को 1 जुलाई 2024 ही रखा जाएगा, ताकि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था उस समय पर वे लोग इससे वंचित ना हो सके। तो जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं वो अभी 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग अपनी आयु सीमा को देख सकते हैं। इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो 21 होती है, अधिकतम आयु सीमा 42 होती है। ऊपरी आयु सीमा में हमेशा छूट मिल जाती है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, पीएच से बिलोंग करते हो, तो आपको ऊपरी आयु सीमा में दोस्तों छूट मिल जाएगी। परंतु न्यूनतम आयु सीमा में कभी भी छूट नहीं मिलती है। कई अभ्यर्थी मुझे मैसेज करते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूं कि क्या सर मेरी एज अभी 21 से कम है, मैं अप्लाई कर सकता हूं? आप अप्लाई दोस्तों नहीं कर सकते हैं, अधिकतम आयु में छूट का ही प्रावधान होता है। अभी उसके बारे में बता देंगे भाई अधिकतम आयु में क्या क्या छूट मिलती है। तो देख लीजिए यहाँ पर अधिकतम आयु में देखिए, अगर आप उत्तराखंड एससी से, एसटी से या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है अधिकतम आयु में, यानी कि 42 प्लस 5 47 वर्ष की आयु तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट दोस्तों अधिकतम आयु सीमा में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड दिव्यांगजन अभ्यर्थी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो भी आपको आयु सीमा में 10 वर्ष की दोस्तों यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ओके, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में दोस्तों यहाँ पर छूट मिल जाएगी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल जाएगी, परंतु न्यूनतम आयु सीमा में कभी भी छूट नहीं मिलती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भैया शैक्षिक योग्यता और अधिमानी अर्हता क्या रहेंगी। अगर आपको उत्तराखंड में प्रवक्ता बनना है तो पहले तो शैक्षिक योग्यता, और देन उसके बाद हम पात्रता के बारे में भी, यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी होते हैं जो कि बाहरी राज्यों के होते हैं और वे पूछते हैं कि क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपको प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी ये बनना है, इनमें से कुछ भी बनना है, तो आपको सिंपली उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बस इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड।
इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई आके मुझसे कहे कि सर मेरी 45% है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरी 50% है, तो इसमें कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की दोस्तों बात करें तो फिर वही है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपको बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए प्रवक्ता नागरिक शास्त्र को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, सिविक्स कहते हैं इसको, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में कर रखा है एमए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नागरिक शास्त्र लिखा हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे कि सर क्या पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट नहीं आई है, तो राजनीति शास्त्र ही नागरिक शास्त्र है, ठीक है। तो प्रवक्ता सिविक्स आप समझ लीजिएगा, बाकी साथ में आपको क्या चाहिए होगा, बीएड यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रवक्ता जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आपको संबंधित विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप वनस्पति विज्ञान में हैं, जंतु विज्ञान में हैं, एडवांस जंतु विज्ञान में हैं, ठीक है, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, एडवांस जूलॉजी, इसमें अगर आप हैं और प्लस बीएड, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब प्रवक्ता हिंदी है, इसमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी में, साथ ही साथ आपने किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में ग्रेजुएट भी होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको बीएड भी चाहिए। तो बीएड तो देखो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रवक्ता संस्कृत है, तो प्रवक्ता संस्कृत में भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट में संस्कृत की उपाधि चाहिए। इसके अलावा देखिए संस्कृत विश्वविद्यालय से अगर आप आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन आदि की उपाधि है, साथ ही साथ बीएड चाहिए होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर बदलाव किया गया, जो इस बार बदलाव है वो है प्रवक्ता कला में। प्रवक्ता कला में दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला में दोस्तों आपको स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए थी, लेकिन इस बार प्लस बीएड भी हो गया है, क्योंकि ये जो परिवर्तन हुआ है वो 2025 की सेवा नियमावली में हुआ है। तो इस बार जो प्रवक्ता कला के लिए अप्लाई करेंगे उनसे बीएड भी मांगा जाएगा। कृषि शास्त्र की बात करें तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट में कृषि शास्त्र होना चाहिए, बाकी साथ ही साथ आपको बीएड की उपाधि होनी चाहिए। गृह विज्ञान की बात करें तो किसी विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, साथ ही साथ आपको बीएड चाहिए, गृह कला भी चल जाएगा या गृह विज्ञान, ठीक है। प्रवक्ता वाणिज्य चाहिए तो किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्लस बीएड दोस्तों यहाँ पर चाहिए होगा। तो ये आपकी दोस्तों शैक्षिक योग्यताएं रहने वाली हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। बाकी अधिमानी अर्हताएं, जैसे कि आपको अधिमान तब दिया जाएगा अगर आपने प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष की सेवा की हो कम से कम, आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट हो, इसके अलावा आपने एनएसएस का सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो आपको अधिमान मिल जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों आपकी उत्तराखंड प्रवक्ता बनने के लिए शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग पात्र हैं, कौन लोग भर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये वे लोग दोस्तों इसको भर सकते हैं जिन्होंने उत्तराखंड से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया हो। इसके अलावा अगर सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत या राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में रेगुलर या परमानेंट कर्मचारी, या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में रेगुलर जो कर्मचारी हैं और उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, अगर उनकी सर्विस को उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है तो उनके आश्रित और वे स्वयं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के स्थायी निवासी जो कि आजीविका के लिए बाहर गए हैं, वे लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके आश्रित भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी वो तो इसके लिए अप्लाई कर ही पाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के अंतर्गत वे लोग जिन्होंने राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में अंतिम तिथि तक पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। तो अगर आपने यहाँ पर पंजीकरण कर रखा है तो भी आप दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ओके। और लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी एडवर्टीजमेंट की अंतिम तिथि होगी तब तक उसके लिए अप्लाई हो जाना चाहिए। तो उत्तराखंड के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ऑलरेडी उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, मतलब उत्तराखंड की राज्य सरकार की जॉब में कार्यरत है, तो फिर उसको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसको अपने सेवा आयोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लेना अनिवार्य होगा। यानी कि जब वो फॉर्म भरेगा तो सबसे पहले उसको अपने विभाग में एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो कि पूछते हैं
और अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, तो फिर वे लोग क्या करें, अब जब भी फॉर्म आएगा तो सबसे पहले अपने विभाग को ये सूचना दे दीजिए कि मेरे द्वारा यहाँ यहाँ अप्लाई किया जा रहा है और मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो ये आपने उसमें आपसे डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी पूछा जाएगा अगर आप किसी राज्य सरकार के कर्मिक हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार के कर्मिक है। तो ये चीज़ आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है तो उन्हें सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी ये ऊपर नीचे हमने तीन दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य व या अवांछनीय अर्हताएं बताई हैं, तो इन तीनों में से कोई भी एक हो जाए, आपका यहाँ से स्थायी निवास हो या फिर आपने सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराया हो या फिर आपने यहाँ पर उत्तराखंड में पुनर्वास जो कार्यालय है, पुनर्वास और कल्याण कार्यालय में, वहाँ पर अगर आपने पंजीकरण करवाया है तो इन तीनों में से दोस्तों आपका एक चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे शुल्क की। शुल्क कितना पड़ेगा, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 150 रुपये का दोस्तों शुल्क, 22 रुपये की प्रोसेसिंग फीस, 172.30 रुपये का शुल्क रहने वाला है। बाकी ओबीसी के लिए भी सेम रहेगा दोस्तों, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो फिर 82.30, अगर आप EWS के अंतर्गत आते हैं तो सेम शुल्क रहेगा 172.30। वहीं अगर आप दोस्तों शारीरिक दिव्यांग में आएंगे तो कोई शुल्क नहीं पड़ेगा, बस प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी। और अगर ऑर्फन में आते हैं तो फिर कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा जो आपका पूरा पेपर रहेगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, इसमें आपसे नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होगी। अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो नेगेटिव मार्क्स 1/4 अंक दोस्तों काटा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि गलत उत्तरों के लिए दंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखें, न्यूनतम आहार अंक, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा दोस्तों होने जा रही है, इससे पहले तो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसमें भी दोस्तों न्यूनतम आहारकारी अंक का प्रावधान दोस्तों किया गया था, लेकिन मुख्य परीक्षा दोस्तों रहने वाली है उत्तराखंड की, जिसमें आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको न्यूनतम आहार अंक दोस्तों यहाँ पर लाने होंगे। अनारक्षित वर्ग हो चाहे ओबीसी वर्ग हो, उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, तो इनको दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 में आपके निर्धारित न्यूनतम अंक लाने अनिवार्य है। मैं आपको बता देता हूँ कि कितने कितने परसेंटेज आपको लाने पड़ेंगे। दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने लाने पड़ेंगे, तो ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप मान लेते हैं अनारक्षित श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% दोस्तों मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अब देखिए 150 मार्क्स प्लस 150 मार्क्स यानी कि 300 मार्क्स का दोस्तों पेपर रहने वाला है, तो इसका 45% न्यूनतम आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज दोस्तों आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, यानी कि आपको 135 मार्क्स लाना तो अनिवार्य रहेगा। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि अलग अलग होगा, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों टोटल का बनेगा, तो टोटल का अगर जो बनता है तो वो यही बनने वाला है। तो दोस्तों 135 मार्क्स दोस्तों आपको लाना अनिवार्य रहेगा। वहीं अगर आप दोस्तों अगर आप ओबीसी या अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 300 का 40% इतना दोस्तों लाना ही होगा, ठीक है, यानी कि आपको 120 मार्क्स तो दोस्तों लाने ही पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो 40% लाना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% दोस्तों लाना पड़ेगा, 35% लाना पड़ेगा। अब अच्छा, इसका मतलब ये मत समझना कि क्वालिफाई होंगे, इसका मतलब यही है कि आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा अगर आपके इससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि हम 105 मार्क्स लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई हो जाएंगे का अर्थ ये है कि आपको आगे मेरिट में नाम आपका आ सकता है, अगर आपके हायर मार्क्स होंगे तो। 105 से कम लाओगे तो सीधे सीधे रिजेक्ट, मतलब बाहर, चाहे आपके मार्क्स कितने ही हो, ठीक है, मतलब सीधी बात है 105 लाने ही लाने हैं SC/ST को, ठीक है। ऐसी उत्तराखंड के DFF है तो उसको 35% लाने हैं, भूतपूर्व सैनिक है उसको 35% लाने हैं, ठीक है। और अगर आप उत्तराखंड के दिव्यांग हैं तो आपको 30% मार्क्स दोस्तों लाने होंगे, यानी कि 300 का 30% कितना हो जाता है दोस्तों आपका 90, यानी कि 90 मार्क्स दोस्तों आपको न्यूनतम लाने होंगे। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस बार डिसक्वालीफाई का भी क्राइटेरिया रहेगा और हमेशा से ही दोस्तों रहता है, मुख्य परीक्षा में हमेशा ये क्राइटेरिया बना रहता है। बाकी दोस्तों बात करें तो इस बार आपकी परीक्षा एक ही चरण में रहने वाली है, विषयवार लिखित परीक्षा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहेगी। पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र रहने वाला है, एक ही दिन में ये पेपर हो जाएगा संभवतः।
150 मार्क्स के दोनों पेपर रहेंगे, 3-3 घंटे का दोस्तों समय मिलेगा। 300 मार्क्स में से ही आपका फाइनल सिलेक्शन दोस्तों रहने वाला है, ऋणात्मक पद्धति रहने वाली है। इस बार आप दोस्तों देख सकते हैं कि कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 17 सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए पद आने वाले हैं, या उनके लिए कुल मिलाकर 808 पदों पर दोस्तों भर्ती रहने वाली है। और इस बार दोस्तों यहाँ पर मनोविज्ञान है, इसको भी जोड़ा गया है। अब ये पता नहीं कि मनोविज्ञान में कितने पद आएंगे, लेकिन ये पहले नहीं था, इस बार मनोविज्ञान में भी पद आने वाले हैं। तो जो साइकोलॉजी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक अच्छी खबर है। और अंतिम चयन परिणाम है दोस्तों वो लिखित प्रदर्शन पर ही आधारित होगा, जो आपकी लिखित परीक्षा रहने वाली है। लिखित परीक्षा से समझ लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। लिखित परीक्षा में कई लोग समझ रहे हैं कि भाई वहाँ पर हमें दीर्घ उत्तरीय आंसर, जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप, इस टाइप से देने पड़ेंगे, तो वो नहीं है भैया, ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों इसके सिलेबस पर हमने ऑलरेडी पहले चर्चा कर ली है। इससे पहले कि हमने जो जो वीडियो दोस्तों बनाई थी, उसमें दोस्तों हमने सबके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। मुख्य परीक्षा के सिलेबस में दोस्तों बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया गया है। बस मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसको 2 भागों में दोस्तों यहाँ पर तोड़ दिया गया है, और उसमें कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग अभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें क्या EWS प्रमाण पत्र है उस समय पर वैलिड था, क्या वो अभी बनाना पड़ेगा? तो दोस्तों ये आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के इसको को लेकर सवाल थे। देखिए दोस्तों, जो चीज़ आप रिन्यू करवा सकते हैं वो आपको रिन्यू करवानी पड़ेगी, वो आपका पुराना नहीं चलेगा। अगर आपका OBC सर्टिफिकेट्स अगर मान लेते हैं एक्सपायर हो गया है, तो आपको दोस्तों उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। EWS है, सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो आप उसको रिन्यू करवाइए, क्योंकि वो चीज़ हर साल, वो हर बार रिन्यू होती है एक अंतराल के बाद। जैसे EWS है तो हर साल रिन्यू होता है, OBC सर्टिफिकेट 3 साल बाद रिन्यू होता है, ठीक है। उसमें आपको छूट नहीं मिलने वाली। उसमें अगर आपने 2024 में भरा था और उस समय पर वो एक्सपायर हो गया, तो बार बार उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं। एज के मामले में समझ सकते हैं कि भाई एज को रिन्यू नहीं करवा सकते आप ना, किसी व्यक्ति की एज निकल गई तो निकल गई, आप उसको रिन्यू नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट जिनको रिन्यू करवाया जाता है वो तो आपको रिन्यू करवाने ही होंगे ज़्यादातर लोग। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपेयरिंग वाले, क्या अपेयरिंग वाले भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना है कि आपको आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आपकी समस्त शैक्षिक योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सर अपेयरिंग वाले भर सकते हैं? तो अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अन्य कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।